हेलो गाइज, नमस्कार। आज हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट के पूर्व प्रश्नों पर आधारित हैं। और इसी के साथ आज की क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड और सीटेट के प्रीवियस ईयर बेस्ड 2022 और 2023 जनवरी के क्वेश्चन इसमें सारे कराएंगे आपको। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रक्षेपण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। किस प्रकार? यहाँ का रहन सहन साधारण है। रहन सहन तो साधारण है, बट लोग खाने की वस्तुओं और टेपियोका को कशावा कहते हैं और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं। केरल के लोग जो होते हैं वो नारियल को अपने घर में ही उगाते हैं, टेपियोका और नारियल को, और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। वह राज्य पूछा गया आपसे, वह राज्य कौन सा है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका केरल। केरल के लोग होते हैं जो नारियल को अपने घरों में उगाते हैं, जबकि केरल के तेल में पकी हुई मछली आपकी गोवा में बनाई जाती है और सरसों के तेल की बनी मछली वो जम्मू एंड कश्मीर में बनाई जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती आपकी कहाँ की जाती है? मिजोरम में। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, यह फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। यह आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है। इस पर आप लोगों को क्या विचार है? ये भी सही है। नेक्स्ट है, इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा खोदा जाता है। ये आपका गलत है, इसको बीज बोने के पहले गहरा नहीं खोदते हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। मिजोरम के लोग रासायनिक उर्वरक का यूज नहीं करते हैं, कीटनाशक पदार्थ नहीं डालते हैं। एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियां उगाते हैं। फसल चक्र होता है, तो कभी मक्का तो कभी चावल, इस तरह उगाया जाता है। ये भी सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी यहाँ पे एक पजल दी गई है जो कि आप ईवीएस की किताब से ली गई है आपके। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो मैं कौन हूँ, जल्दी बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काली मिर्च। आपको इसमें ध्यान देना है, कभी कभी पेपर में एक ऑप्शन में मिर्च दिया रहता है, आपको देख के पूरा पढ़ना। ये नहीं आपने स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ा, आपको तीखी स्वाद वाली लगी तो आपने मिर्च पे ऑप्शन क्लिक कर दिया। आपको पूरा पढ़ना, उसके बाद में आपको राइट ऑप्शन का चूज करना है। इसमें होगा काली मिर्च। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? अगर इसमें बाघ होता तो बाघ वाला भी ऑप्शन सही होता। बाघ भी काफ़ी दूर से पहचान लेता है, 2 से 3 किलोमीटर दूर से। और आपका यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेशम कीट। रेशम कीट जो फीमेल रेशम कीट होती है वो एक लार्वा छोड़ती है जिसे कहते हैं इल्ली या रेशम कीट, तो उसकी गंध से वो पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। तो ये आपके श्रीनगर के लोग, श्रीनगर में क्योंकि ठंडी होती है तो वहीं के लोग बादाम खाते हैं। बादाम और कहवा, श्रीनगर। नेक्स्ट देखेंगे, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते थे उनके ढांचे के बारे में बताया गया है। वो ढांचा आपका निम्न नीचे दिया गया है, पढ़ते हैं। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर यानी कि 10 से 12 फीट, 3 से 3.5 मीटर ऊपर ये लोग बांस पे घर अपना बनाते हैं। ऊंचाई मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। ये बांस के खम्भों में ऊंचे बनाए जाते हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। देखिए आपके घर ये इस तरह बनाए जाते हैं। ये बांस, ये 3.5 मीटर का आपका बांस हो गया, और ये इस तरह ढालू नुमा बनाए जाते हैं, और इस तरह ये लोग सीढ़ी का यूज करते हैं। ऐसे सीढ़ी से चढ़ते हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा लेते हैं क्योंकि कोई जानवर अटैक ना कर पाए। इसलिए इस जानवर से बचने के लिए 3 मीटर ऊपर जानवर और बारिश आरिश के लिए ये लोग ऊंचा घर बनाते हैं और रात में सीढ़ी को उठा के ऊपर रख लेते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं और इनकी डलें डालू होती हैं, इस तरह होती हैं डालू। तो इसका राइट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड और असम। तो कौन सा होगा आपका राइट ऑप्शन? फोर्थ, असम।
नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप इस चैनल से कुछ भी आपको बेनिफिट हो रहा हो तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पैनेशिया क्लासेस। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया, मानचित्र वाला एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन श्योर है आपका आना, मानचित्र का ईवीएस का सीटेट में श्योर एक क्वेश्चन आता है आपका। और सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आते हैं, जिस पैटर्न में ये क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा बहुत डिजिट यहाँ पे आपकी चेंज होगी, हो सकता है 21 की जगह 20 कर दिया, 19 कर दे, कभी कभी तो हूबहू एज इट इज वही क्वेश्चन आ जाता है। देखते हैं। पैमाना दिया गया 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर, इन्होंने माना 1 सेंटीमीटर का पैमाना 990 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों और स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है तो इन दो स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी पूछी गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर दिया गया है और 21.2 सेंटीमीटर बराबर पूछा गया है, 21.2 मल्टीप्लाई 990, ये आपको मल्टीप्लाई करना है इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा जाके 20988, 20988 जब आपका आया 20988, ये आपके ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो आपको अब क्या करना है, ये आपका आएगा किस में, मीटर में, वो आपके ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर में। तो आपको मालूम होना चाहिए एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो आपको 1000 से इसमें डिवाइड कर देना है। तो आपका 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो इधर पे लग जाएगा आपका दशमलव, तो 20.988, इसमें भी नहीं आंसर आपका मिल रहा है तो सन्निकट पे जाना है आपका, सन्निकट पे आपका 21 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का उसमें पूछा गया आपका, मच्छर से कौन कौन से रोग फैलते हैं। फर्स्ट मलेरिया और म्यादी बुखार, सेकेंड चिकनगुनिया और डेंगू। राइट ऑप्शन तो आपका यही होगा, चिकनगुनिया और डेंगू। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, हैजा और म्यादी। हैजा आपका वायरस से फैलता है, डेंगू और हैजा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चिकनगुनिया और डेंगू। डेंगू के क्या सिम्टम्स होते हैं, जब आपको तेज बुखार आता है डेंगू में, और जो आपकी स्किन होती है, स्किन पे चेचक कैसे दाग आ जाते हैं रेड कलर के, और मांसपेशियों जोड़ों में दर्द होता है। चिकनगुनिया में क्या होता है, सिर दर्द होता है, थकान होता है, जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, जोड़ों में इतनी तेज अचानक भयानक दर्द होता है कि आपको चलने में दिक्कत होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल या जोड़ा पहचानना है जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुना तेज देख देते हैं। 4 गुना तेज आप हमारे 2 पक्षी हैं जो देख पाते हैं हम लोगों से, बाज है और सेकेंड है आपका गिद्ध। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ जंगल है, कौन सा राज्य है। कुछ राज्य में तोरांग को जंगल कहते हैं, अर्थात जंगल को तोरांग कहते हैं। मिजोरम, सेकेंड झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए आपका मैथ से आज रीजनिंग का क्वेश्चन कह सकते हैं। किसी छात्र का, ध्यान से समझना, एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इस पर आधारित एक क्वेश्चन कन्फर्म है आपका। किसी छात्र का घर X है और उसका विद्यालय Y पर स्थित है। मान लीजिए कोई इन्होंने 2 पॉइंट मान लिए X और Y, X पर घर और Y पे विद्यालय, तथा X तथा Y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। मान लीजिए जी X है और ये आपका Y है, तो इसमें सीधी सड़क नहीं है, इन्होंने साफ मना कर दिया है, तो इसको हम नहीं बनाएंगे। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वह छात्र पहले A पर जाता है और X के ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। A कहाँ पर है, X से, एक मिनट, A है जो X से 60 मीटर दक्षिण पर है। A है, इधर पर मान लीजिए A है, A 60 मीटर दक्षिण पर है। फिर वह B पर जाता है, B की डायरेक्शन अभी आगे पढ़ेंगे, जो A के ठीक 60 मीटर पूरब में है। तो A का पूरब किधर होगा, A का पूरब इधर होगा, इधर 60 मीटर पे कौन सा है, B है, दूरी पर है। फिर वह C पर जाता है जो C के ठीक दक्षिण में 50 मीटर है, जो B के ठीक दक्षिण, B का दक्षिण किधर होगा, नीचे, इधर कौन सा होगा, C।
और वह अंत में वह अपने विद्यालय पहुंच जाता है जो ठीक पूरब में है। सी के पूरब, सी का पूरब इस साइड होगा, सी के पूरब में 60 मीटर पे इधर पे आ गया अपने विद्यालय। विद्यालय का पॉइंट ऊपर दिया गया था आपका कौन सा, वाई। अब देखिए क्या पूछा गया है, विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा क्या है। विद्यालय के सापेक्ष घर की सही दिशा पूछी गई। तो इधर से आप देखेंगे, जब इधर से तो आपका जी उत्तर, ये इधर देखो पूरब हो गया आपका, इधर पे पश्चिम और इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो आपका उत्तर और दक्षिण, उत्तर और पश्चिम, राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर को 8:30 पर चलना प्रारंभ करती है। अब 8:20-30 लिखा है, यानी कि रेलवे का टाइम ये दिया गया है, 8:30 पर चलना प्रारंभ करती है। 24 नवंबर को 3 बजे वह नागरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंचती है। यदि ट्रेन इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, यदि ये ट्रेन दोनों ट्रेनें यानी कि बीच के स्टेशन की दूरी 1877 आपको दी गई है, तो औसत चाल पूछी गई। चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला आपका कुल दूरी बटे कुल समय। तो आपको पहले कुल दूरी निकालनी है। कुल दूरी किस तरह निकालेंगे, देखो बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको 22 नवंबर को आपको पूछा गया 8:30 बजे, तो अब आप 22 नवंबर के रात के 12 बजे तक का टाइम निकाल लीजिए। तो 8:30 बजा है, तो इसके 9 तक जाएंगे तो आधा घंटा, और 9 और 3 12, यानी कि 3.5 घंटा, 3 घंटा 30 मिनट हो गया। अभी आप पहुंच गए 22 तारीख की रात 12 बजे आप पहुंच गए, यानी कि 23 तारीख से दिन स्टार्ट होना शुरू हो गया। 23 तारीख का पूरा दिन 24 घंटे का हो गया, तो 23 तारीख के पूरे 24 आवर ले लीजिए। उसके बाद में 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नागरकोट, यानी कि 24 नवंबर रात के 12 बजे होंगे। उसके बाद में 24 का 1 बजा, 24 का 2, 24 का 3, यानी कि 3 घंटा हो गए आपके 24 वाले। 24, 3 27 और 3 30, यानी कि 30 घंटा 30 मिनट, यानी कि इसको 30.5 लिख सकते हैं। ये आपका आ गई कुल दूरी। अब आपको कुल इसमें ये आपकी आ गई क्या, कुल दूरी, कुल आपका समय आ गया। ये 30 अपने समय निकाला है ना, ये 3 घंटा 30 मिनट, 24 घंटा और 3 घंटा, ये 30 घंटा और 50, मतलब यानी कि 30 घंटा 30 मिनट, ये हम लोगों का आ गया टोटल समय। हम लोगों से पूछा क्या है कि टोटल चाल पूछी गई है। चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमको दी गई है 1877 अपान कुल समय हम लोगों ने निकाला है अभी कितना, 30 घंटा 30 मिनट, यानी 3.5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर, इसको सब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 61.54। तो सन्निकट मान देखो 0.54, यानी कि 50 के ऊपर जा रहा है, तो आपका ये 61 की जगह 62 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के 3 सीमांतगत प्रदेश बताइए। मध्य प्रदेश के जो आसपास के ज़िले होते हैं वो बताइए। पहले आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है। मध्य प्रदेश अपनी सीमा 5 राज्यों के साथ साझा करता है। पहला है यूपी, दूसरा MHA यानी कि महाराष्ट्र, तीसरा है CHH यानी कि छत्तीसगढ़, चौथा है RAJ यानी कि राजस्थान, और पाँचवा है आपका WB यानी कि WB नहीं, मतलब पश्चिमी गुजरात, यानी कि गुजरात आपकी सीमा साझा करता है। अब इस 5 राज्यों में आप इसमें देखिएगा कौन से, इसमें 5 राज्यों में से 3 राज्य आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है गुजरात आपको यहाँ पे दिया गया है, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। फर्स्ट गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यूपी भी साझा करता है। टोटल 5 राज्य मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिसमें समुद्र तट अरब सागर पर है। देखिए ये आपका हो गया जाके इस तरह से भारत का नक्शा, इधर पे आपका है अरब सागर, इधर पे कौन सा है आपका बे ऑफ बंगाल, BAB, ये अरेबियन सी है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो आपसे पूछा गया कौन सा राज्य समुद्र अरब सागर, आपके इधर वाले राज्य पूछे गए हैं। कौन से इधर वाले राज्य हैं, तो आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। देखिए ये आपका हो जाता है महाराष्ट्र, ये केरल, इधर पे ये कर्नाटक। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। अगर बे ऑफ बंगाल वाले पूछता तो आपके इधर वाले लगा सकते थे, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, इस तरफ वाले राज्य लगा देते। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्नलिखित में से वह युगल पहचानिए जो हमारे देश में एक राज्य और एक के शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। तो आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि थर्ड, नागालैंड और लद्दाख। नेक्स्ट देखेंगे, रमा अवधान और स्मरण शक्ति समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही है, वह संकेंद्रित थी। वह किसके प्रति संकेंद्रित थी? जब वह रमा अवधान और स्मरण शक्ति और समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी, जब उसने समस्या समाधान और योजना बनाने का जिक्र किया तो वह संज्ञान पर उल्लेख कर रही थी, क्योंकि संज्ञान में क्या होता है, जानने और समझने की इसमें क्रियाएं होती हैं संज्ञान में। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों में आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य क्या था? सबकी बनावट इन्होंने कहा है शिक्षक ने कि पत्तियां आप अलग आकार में करिए, आमाप अलग आकार में और बनावट अलग आकार में करना है। तो यहाँ पर जो टीचर का था, टीचर का एम क्या था आपसे पूछा गया है। टीचर का एम था अवलोकन और वर्गीकरण करना। एक वर्ग में इधर बांट दीजिए, पत्तियां इधर, आकार इधर, इस तरह आपको आकार करना, वर्गीकरण करना था। अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि करना था। पत्तियों में ज्ञान में वृद्धि, ये आपका गलती है। उसके अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि, ये भी गलत है। पत्तियों में विषय में उनकी समझ में वृद्धि, ये भी गलत है। अवलोकन और वर्गीकरण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों ने पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण क्या कर सकता है, इसमें पूछा गया है आपसे। तो शिक्षक अपने घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। आपसे पूछा गया है एक शिक्षक क्या क्या उसमें आपको बता सकता है। तो आपको दिया गया है शिक्षक अपने घरेलू वस्तु, यानी कि जो आपके घर में वस्तुएं होती हैं उनकी जैविक व भौतिक संसाधनों की क्या क्या उपलब्धताएं हैं उसके बारे में बताएगा। तो बिल्कुल सही बात है। आसपास में ही आपको सीखना है। ईवीएस आपको रटना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने पर्यावरण से ईवीएस सीखा, अपने आसपास में क्या चल रहा है उससे, इसी सबसे बनकर आपका ईवीएस बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक अपने आसपास उपस्थित, देखिए आ गया, आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म, देखो अंतर्राष्ट्रीय के बारे में आप भेद कर पाएंगे जब आप फिल्में देखेंगे। तो ये भी आपका सही है। शिक्षक औद्योगिकों के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। ये आपका गलत हो गया, औद्योगिक की बात कर रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, ए बी और सी तीनों। नेक्स्ट, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निम्नलिखित चरणों की सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। आप यहाँ पे 4 क्रम दिए गए हैं, आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आप कोई भी प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसके प्रति आपको योजना बनानी होगी। तो आपका सी पहले हो जाएगा। आपको पहले योजना बनानी है, उसके बाद में आपको क्रियाकलाप का संपादन करना, उसके बाद क्रियाकलाप किस प्रकार से की जाएगी आपको वो देखना है अपना। और उसके बाद में क्या करेंगे आप, उसके बाद में चिंतन करेंगे उसके बारे में, आपने किस प्रकार क्रियाकलाप बनाएंगे उसमें चिंतन करेंगे। और फोर्थ हो जाएगा आपका रिवाइजिंग, पुनरावृत्ति। लास्ट में आप रिवाइजिंग करेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस क्लास से हमको कुछ भी बेनिफिट होगा तो सीटेट के जितने भी एग्ज़ाम होती हैं, टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए आप क्लास को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे इस तरह आपको क्लासें मिलती रहेंगी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? इसमें पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को क्या क्या दर्शाती है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं में अंतर्दृष्टि विकसित करना। बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़ लेते और क्या दिया गया है। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित, भाषण आमंत्रित बिल्कुल गलत हो जाएगा। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ योजना गलत है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का आप नॉर्मली कक्षा 4 तक की क्लासों में, 3 तक की क्लासों में देखते हैं, एक ही में होता है सब। किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए, भाषण गलत हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट ही होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों की सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य है। पहेलियों का देखो, आपकी जो छोटे बच्चों की क्लासें होती हैं
1 to 5 में, उसमें पहेलियाँ आपकी होती हैं। पहेलियों को सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य रहता है? विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, विद्यार्थियों को खेल खिलाना, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका कौन सा होगा? विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित लेना, ये आपका बिल्कुल गलत आंसर होगा। विद्यार्थियों को खेल खिलाना, यानी विद्यार्थी खेल के माध्यम से खेलें, ये दिया गया है आपका। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। तो विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, पहली जैसे आपको अभी पहला क्वेश्चन एक आया था कि मैं तीखी हूँ और बाला करके नहीं, एक क्वेश्चन आया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी की बात कर रहा है। जो पहलियाँ दी होती हैं, काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखी स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में, मीठे और नमकीन यानी कि जैसे नमकीन चीज़ों में मीठी चीज़ों में डाली जाती है, दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो इससे आपको क्या होगा? तर्क मतलब यानी तर्क शक्ति का आपका विकास होगा कि आपको सोचने पे मजबूर करेगी। क्या आपको इसका राइट ऑप्शन देना? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं। आदित्य, एक ईवीएस शिक्षक, अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखीं। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी। एक विद्यार्थी जो फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखीं। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया। कौन सा अवसर प्रदान किया? अब आपको इसमें ऑप्शन में चूज करना है। विद्यार्थियों को इनकी जो प्रतिभा थी उसको प्रदर्शित करने का, जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें। विद्यार्थियों को प्रतिद्वंद्वित को मन में बैठाना, तो इसको आपको बताना है। ये थर्ड वाला तो आपको यहाँ से साफ साफ मना, ये आपको गलत लग रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपके बचे कौन? फर्स्ट और सेकंड दो बच्चे, ए और बी वाला सही, यानी कि फोर्थ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे, तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप एक टीचर बन के केंद्रीय विद्यालय में या डीएसएसबी या तो किसी नवोदय विद्यालय में पढ़ाने के लिए गए और आपको कोई विषय पढ़ाना कठिन लग रहा है, तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? मुख्य बिंदुओं को रिवीजन के तौर पर करेंगे, यानी कि रिवाइज करेंगे मुख्य बिंदुओं को, विद्यार्थियों से क्वेश्चन करेंगे, उसे पढ़िए और पढ़ाइए, समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? इस समय पर आपको सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा वो आपका समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे, मिलकर सीखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट देखेंगे। आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को माता पिता को संतुष्ट करना। प्रदर्शनी की गई है आपकी ईवीएस की क्लास के लिए, क्या होगा? विद्यार्थियों के माता पिता में संतुष्ट करना, विद्यार्थियों में रचनात्मकता। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षित करना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला विद्यार्थियों और माता पिता के संतुष्ट करना। ये तो नहीं होना चाहिए। कौन सा होगा आप लोगों के हिसाब से? विद्यार्थियों को रचनात्मकता वाला राइट होगा आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे। बाकी माता पिता को संतुष्ट करना गलत हो जाएगा। संतुष्ट करने से भी थोड़ा नहीं बच्चा सीखेगा। नेक्स्ट होगा सही, विद्यार्थियों में रचनात्मकता विकसित करना। जब बच्चे में रचनात्मकता आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, तभी तो बच्चे को सीखेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती है। 4 कारक दिए गए हैं, किस पर निर्भर करती है, किस पर नहीं करती है। पहले आपको पता होना चाहिए किस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट दिया गया विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, यहाँ से आपका ये ऑप्शन गलत है।
यानी कि क्वेश्चन का आंसर तो सही है बट शिक्षण अधिगम के अकॉर्डिंग ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, संसाधनों की उपलब्धता, ये आपका सही है। बच्चों की आवश्यकताओं पर बिल्कुल सही बात है। बच्चों के पूर्व अधिगम पर अनुभव होना चाहिए। जितना भी आप शिक्षण कराएंगे बच्चों के पूर्व अधिगम पर आधारित होना चाहिए, ये भी आपका सही है। पहला वाला आपका गलत हो जाएगा वैसे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर पहला वाला ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक को ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे ईवीएस का शिक्षक और प्रभावी हो सके और आनंदमय तरीके से बच्चे सीखें। विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। नेक्स्ट, अपने विषय पर अधिकार हो, ये तो नहीं होना चाहिए अधिकार होना। विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य नियत कार्य दें। विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दें। तो आपका इसमें होगा राइट ऑप्शन फर्स्ट, विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप कराएंगे जिससे बच्चा और अच्छी तरीके से सीखेगा। नेक्स्ट देखेंगे, ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? आपसे यहाँ भी नहीं पूछा गया। ये आपको पेपर में बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि आपसे नहीं पूछा गया कि हाँ पूछा गया। काफ़ी बार बच्चा सोचता है, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ता है, सोच लेता है हमको हाँ पूछा गया है, तो हाँ के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन मान लो उसको पॉजिटिव मिल गया तो उसी पे वो क्लिक कर देता है। अगर पहला नेगेटिव मिलता है तब तो नहीं क्लिक करेगा। मान लो पहला पॉजिटिव मिल गया तो पहले क्लिक कर देता है, आंसर हो जाता, आता हुआ क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आपसे यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं, नियत करना, प्रक्षेपण करना, पूर्वानुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नहीं के अकॉर्डिंग फर्स्ट, नियत करना। जबकि प्रक्षेपण करना, ऑब्जर्विंग करना, ये आपका पॉजिटिव शब्द है। पूर्वानुमान लगाना यानी कि प्रेडिक्शन करना, ये भी आपका पॉजिटिव है। निष्कर्ष इन्फेयरिंग, ये भी आपका पॉजिटिव शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005, जिसकी आपकी क्लास लेके आएंगे उससे आपका बाहर नहीं जाने वाला है। एनसीएफ 2005 के आपको इतने क्वेश्चन करा देंगे एक ही क्लास में, एक घंटे क्लास में, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलो देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? ईवीएस की कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर कौन सी क्लास में कहा गया है? आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में, यानी कि सेकेंड सही है। यहाँ पे एक ही किताब होती है पर्यावरण अध्ययन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धियों को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? मान लीजिए आप अध्यापक हैं और आपको पर्यावरण अध्ययन शिक्षक बना दिया गया, अपने विद्यार्थियों को कैसे प्रस्तुत करेंगे, अपने आप को कैसे समझाएंगे? प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। देखिए पाठ्य पुस्तक के माध्यम से तो हम लोग भी अभी तक सीखते आए हैं, ये कोई अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक तो पुराने ज़मानों में पाठ्य पुस्तक रट्टा लगा फिकेशन काम चलता था, ये तो नहीं होगा। प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान करके इसको मान सकते हैं। किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से, भाषण नहीं देंगे, गलत। कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके, ये सबसे राइट ऑप्शन होगा आपका। इससे क्या होगा, डिस्कसिंग, आपका फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपके तार्किक चिंतन की आपकी सोच बढ़ेगी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आपकी क्लास हो चुकी है एंड। धन्यवाद लास्ट तक क्लास देखने के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ पाने के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय।